चाचा हर रात अम्मी को कहता कि भाभी रात को बाल काटें, और अम्मी से इसका मतलब पूछती तो कहती कि अभी बच्ची है, और फिर देखते ही देखते मैं वक्त से पहले बड़ी हो गई। और फिर एक रात चाचा के कमरे में जाकर छुप गई, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब चाचा ने मेरे सामने। अब्बू को दुनिया से गए 2 साल बीत गए थे। हमारे घर में कितना सन्नाटा होता था, कितनी खामोशी रहती थी। दरो दीवार पर जैसे किसी आसेब का साया हो, जो रात होते ही उतर आता था। मुझे अक्सर ही खास तौर पर रात के वक्त अपने घर में डर लगता था। नानी की तरफ भी कम ही जाने की इजाजत मिलती थी। कभी जब नानी की तरफ चले जाते तो मैं बड़ी खाला से अपने ख्यालात की वजह पूछती, तो वो कहती कि जब आपस में मोहब्बत और एतमाद खत्म हो जाए तो वो घर ऐसे ही हो जाते हैं। कहती तो वो भी ठीक ही थी, हमारा घर भी तो ऐसा ही था। दादा दादी बस अपनी दुनिया में मगन, वो बड़ों की तरह फैसले करने में बहुत कमजोर थे। एक फूफो थी, उन्हें शादी के 1 साल बाद तलाक हो गई। उनके लिए भी अम्मी कई बार दबे लफ्जों में दादी को कह चुकी थी कि इनकी अगली जिंदगी के बारे में सोचें, वो दुखी रहती है। शादी हो जाएगी, दोबारा घर बस जाएगा तो उनकी जिंदगी में फिर से बाहर आ जाएगी, मगर दादी कहती कि जब किस्मत में हुआ, अच्छा रिश्ता आया तो शादी कर देंगे, जैसे उन्हें कोई फिक्र ही ना हो। और साथ ये भी कहती कि मेरा बेटा है ना, वो जरूर कहीं ना कहीं कोशिश करेगा। और फिर बात यहीं खत्म हो जाती। मेरा एक छोटा भाई भी था, अमर, वो 7वीं क्लास में पढ़ता था। वो भी अब्बू की तरह खामोश तबीयत का मालिक था, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि खामोशी तो मेरे घर का खासा थी। हाँ, आवाज अगर किसी की गूंजती थी तो वो चचा की गूंजती थी। जरा जरा सी बात पर डांट डपट, लड़ झगड़ा, अपनी मनमानी करना, फोन पर लंबी लंबी गपशप करना, कह कह लगाना उन्हीं का खासा था। घर में कोई और हंसे ना हंसे, मगर उनके कह कहे गूंजते रहते थे। मगर चचा का रवैया घर में किसी के साथ ठीक नहीं था। ना वो दादा दादी की मानते थे और ना ही किसी और की सुनते। सिर्फ वो करते जो उनका दिल करता। चचा उम्र में मेरे अब्बू से छोटे थे, मगर उनकी भी अभी तक शादी नहीं हुई थी। क्या मालूम शादी हो जाती तो फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से उनके रवैये में भी तब्दीली आ जाती। ये उन दिनों की बात है जब मैं 12वीं जमात में पढ़ती थी। फितरतन खामोश तबा और कैसे ना होती। खामोशी तो मेरे घर का खासा थी, मगर मुझे जो चीज आजकल सबसे ज्यादा परेशान करती थी वो मेरी अम्मी की हर वक्त की उदासी और चचा का उनके साथ रवैया था। पिछले चंद माह से हर महीने चचा अचानक घर आते और अम्मी के सर के बाल काट कर ले जाते। अम्मी चीखती चिल्लाती रह जाती, मगर चचा न रुकते। उन्हें रोकता भी कौन, वो कब किसी की सुनते थे। मैं कॉलेज की कैंटीन में बैठी चाय पी रही थी कि मेरी सहेली बुशरा मेरे पास आई और साथ रखी चेयर पर बैठ गई। बुशरा ने कहा, टाइम देखा है, आखिरी पीरियड भी खत्म होने वाला है और तुम अभी तक यहीं बैठी हो। यार तुम्हारी तो चाय भी ठंडी हो गई है, किन सोचों में गुम हो। जल्दी चाय खत्म करो, छुट्टी होने वाली है। चाय तो वैसे भी ठंडी हो चुकी थी। मैंने एक ही घूंट में सारी चाय पी ली और ये कहते हुए खड़ी हो गई कि चल चलें बुशरा। बुशरा भी अपना बैग लेकर खड़ी हो गई। हम कैंटीन से बाहर की तरफ चल पड़े। बुशरा ने कहा, तुम्हें हुआ क्या है? मैंने कहा, मुझे क्या होना है, कुछ भी तो नहीं हुआ। इतने में कॉलेज की बेल बज उठी। बुशरा मेरे मोहल्ले की ही थी। हम दोनों एक ही वैन पर घर आते थे। मैं कॉलेज से घर पहुंची, दरवाजा खुला था। अंदर आई तो ऐसा लग रहा था कि घर में कोई नहीं है। कमर भी अभी स्कूल से नहीं आया था। अम्मी के कमरे से हल्की सी आवाज आई। मैं अम्मी के कमरे की तरफ चल पड़ी। अम्मी चिल्लाई, बस कर अब्बास, इतना जुल्म मत कर, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। मैंने बैग डाइनिंग टेबल पर फेंका और अम्मी के कमरे की तरफ भाग पड़ी। दरवाजा खोला तो चचा अम्मी के बाल काट चुके थे। उनके एक हाथ में अम्मी के बाल और दूसरे हाथ में कैंची थी। चचा ने कहा, आज मुझसे रहा न गया। मैं चिल्लाई, चचा जान, आखिर कब तक आप मेरी माँ पर जुल्म करते रहेंगे? कब तक ऐसा चलेगा? चचा जान ने कहा, भतीजी शुक्र करो, शुक्र कि मैं अभी बहुत रियायत कर रहा हूं, वरना जो तुम्हारी माँ ने किया है ना, उसकी सजा सिर्फ मौत है, मौत। ये कहते हुए चचा कमरे से बाहर निकल गए। मैंने हैरत से अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी ने रोते हुए कहा, नरगिस बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम अभी छोटी हो, ये बातें नहीं समझ सकती। मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ। चचा जान अच्छा नहीं कर रहे थे। मैं मजीद अपनी माँ की तज़लील बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं चचा के कमरे की तरफ चल पड़ी। मैं बेधड़क कमरे में दाखिल हुई। चचा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े अपनी कंघी कर रहे थे। मुझे देखते ही बोले, मुझे पता था महज मेरी बातों से मेरी भतीजी मुतमईन नहीं होगी। ये कहकर चचा ने कंघी रखी, मेरे पास आए और उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी भतीजी बहादुर है, मेरे भाई की तरह। मेरा भाई भी बहुत बहादुर और गैरतमंद था।
میں نے کہا چچا جان آپ؟ چچا نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا نرگس 1 منٹ، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تمہاری ہر بات کا جواب دے دوں تاکہ تم مطمئن ہو سکو، کیونکہ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اس گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر چچا الماری کی طرف بڑھے، الماری سے ایک چھوٹا بیگ نکالا، وہ بیگ لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور بولے کہ نرگس تم بھی بیٹھ جاؤ۔ میں بھی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چچا نے بیگ کے اندر سے ایک لفافہ نکالا، اس میں کچھ تصویریں تھیں۔ وہ تصویریں میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے یہ دیکھ لو، مجھے امید ہے کہ آج کے بعد تم مجھ سے گلہ نہیں کرو گی۔ میں تصویریں دیکھتی گئی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی گئی۔ میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی، میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی میں تصویریں دیکھ ہی رہی تھی کہ امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ امی نے تصویریں میرے ہاتھ سے چھین کر بیڈ پر پھینک دی اور میرا بازو پکڑ کر مجھے کھینچنے لگی۔ بولی نرگس تم کچھ نہیں جانتی، کچھ نہیں سمجھتی، چلو یہاں سے، اور میں دوبارہ تمہیں اس کمرے میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور چلائی چھوڑے مجھے امی۔ آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کھا جانے والی نظروں سے امی کو دیکھا اور بولی امی اچھا بننے کا ناٹک بند کریں، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ امی نے مجھے پکڑنا چاہا مگر میں چلائی خبردار امی مجھے مت چھوئیں۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل گئی۔ امی ہکا بکا وہیں کھڑی رہ گئی۔ چچا نے تصویریں اٹھائی اور امی کو دیکھتے ہوئے بولے یہ رکھ لو بھابھی، میرے پاس اور بھی بہت ہیں، میں ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ میری بھابھی کتنی عظیم عورت ہے، آپ بس انتظار کریں۔ میں اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کر لیا۔ میں کافی دیر تک روتی رہی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں اتنا کیسے گر سکتی ہے، میرے ابو کی روح کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ میں 3 دن اپنے کمرے میں ہی بند رہی، کالج بھی نہ گئی۔ تیسرے دن امی کمرے میں آئیں اور کہنے لگی نرگس دیکھو میری بیٹی، تم میری پیاری بیٹی ہو، میں تمہاری ماں ہوں، تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ کیا تمہاری ماں ایسی ہو سکتی ہے؟ پھر جو دل سے آواز آئے وہی سچ سمجھنا، اور بیٹا انصاف ایسے نہیں کیا جاتا، انصاف تب ہوتا ہے جب دونوں فریقین کی باتوں کو یکساں اہمیت دے کر کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ اب میرا انصاف میری بیٹی کے ہاتھ میں ہے۔ کئی دن اسی کشمکش میں گزر گئے، مجھے خود ساری رات نیند نہیں آتی تھی، یا 2 گھنٹے کے لیے نیند آتی تو باقی رات جاگتے گزر جاتی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، دل ماں کے خلاف کبھی گواہی نہیں دیتا، مگر میں نے اپنے دل کو بہت ٹٹولا، لیکن کہیں سے بھی مجھے یہ آواز نہ آئی کہ میری ماں ایسی ہو سکتی ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں اٹھی اور پانی پینے کچن کی طرف چل پڑی۔ امی کے کمرے کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی، میں نے کھڑکی سے اندر دیکھا، امی جائے نماز پر بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رو رہی تھی۔ مجھے امی کو اس حالت میں دیکھ کر بہت دکھ ہوا، مگر اسی لمحے مجھے باہر سے کچھ آوازیں آئیں۔ رات کے 3 بجے تھے، اس وقت کون تھا؟ میں دبے پاؤں باہر نکلی، گھر کی پچھلی طرف سے آواز آ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں پیچھے چل پڑی۔ میں نے جھانک کر دیکھا چچا کسی اجنبی سے بات کر رہے تھے۔ چچا انتہائی سرگوشی میں اس سے کوئی بات کر رہے تھے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی، صرف اتنا سن سکی اگلے جمعے آنا۔ یہ کہہ کر چچا نے اس کی طرف پیکٹ بڑھایا، اس نے پیکٹ لیا اور دیوار پر چڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں دبے پاؤں گھر کے اندر چلی آئی۔ چچا جان کے قدموں کی آہٹ سن کر میں ڈرائنگ روم میں ہی صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ چچا اندر آئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی صوفے کے پیچھے سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں دروازے کو لاک کرنے لگی اور اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی، باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے کمرے کی کھڑکی گھر کی پچھلی طرف سے ہی کھلتی تھی۔ وہ اجنبی کون تھا جو دیوار پھلانگ کر گھر سے باہر جا رہا تھا؟ چچا کی حرکتیں مشکوک تھیں، کہیں اس کا تعلق میری ماں سے تو نہیں؟ میرے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ مجھے اگلے جمعے کا انتظار تھا۔ اگلے دن امی میرے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ میں چھت سے نیچے آئی تو امی خاموشی سے کمرے سے جانے لگی۔ میں نے کہا امی آپ بتا کیوں نہیں دیتی کہ آخر آپ اور چچا جان کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ مگر امی بغیر کچھ کہے کمرے سے چلی گئیں۔ ہم سب رات کے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ چچا نے کھانا کھاتے ہوئے دادی سے کہا امی آپ ابو اور باجی نے اگلے جمعے ہاشم کے گھر جانا ہے، اس کے گھر قرآن خوانی ہے۔ دادی نے کہا بیٹا قرآن خوانی کیا مردوں کی طرف سے بھی ہوگی؟ چچا نے کہا جی، خواتین اور مرد حضرات دونوں کی طرف۔ دادی نے امی سے کہا بہو تم بھی تیاری کر کے رکھنا۔ چچا نے کہا امی 1 منٹ، میرے دوست نے صرف آپ ابو اور باجی کو بلایا ہے، آپ کے پورے محلے کو ساتھ لے کر جائیں گی؟ دادی نے کہا بیٹا میں محلے کو لے کر تو نہیں جا رہی ہوں، بہو کو ہی لے کر جا رہی ہوں۔ چچا نے کہا امی صرف آپ ابو اور باجی کو بلایا ہے، آپ نہیں جانا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں انہیں منع کر دیتا ہوں۔ دادا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ہاشم، اچھا لڑکا ہے، ہم چلے جائیں گے۔ اگلے جمعے میں کالج نہ گئی، دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ جمعے کے بعد دادا دادی قرآن خوانی کے لیے چلے گئے۔
अचानक मेरे भाई कमर ने भी कमर कस ली के नानी के घर जाना है। वो भी चचा की मोटरसाइकिल लेकर चल पड़ा। अम्मी और मैं उसे मना करते रहे, लेकिन वो बाज ना आया। कहने लगा 2 गलियां छोड़कर तो नानी का घर है, कुछ नहीं होता। मैं बहुत हैरान थी कि चचा तो अपनी किसी को कोई चीज को हाथ लगाने नहीं देते। उन्होंने कमर को मोटरसाइकिल कैसे दे दी? वो भी कमर जो अभी छोटा है, उसने नई नई मोटरसाइकिल चलाना सीखी है। सभी चले गए। अम्मी तो खामोशी से घर के कामों में लगी हुई थी। मगरिब के बाद चचा को उनके दोस्त की कॉल आई। उसने कहा वो आज के लिए दादा और दादी को वहीं रोके रहे। मैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। चचा ने फोन बंद किया और कहा, भतीजी दादा दादी तो सुबह आएंगे, तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ, खाना बाहर ही खाऊंगा। चचा के जाने के बाद कमर की भी कॉल आ गई। कमर ने कहा कि बाजी मैं सुबह आ जाऊंगा। मैंने कहा, कमर ये क्या बात हुई, तुम अभी घर आओ, सुबह स्कूल जाना है। कमर ने कहा, बाजी सब जल्दी आ जाऊंगा ना, चला जाऊंगा स्कूल, आप फिक्र न करें। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। अम्मी ने कहा, क्या कह रहा है कमर? मैंने सारी बात अम्मी को बताई तो वो सुनकर खामोशी से बावर्ची खाने में चली गई। जुमे को आना, इधर दादा दादी और कमर भी घर पर नहीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। तकरीबन 10 बजे का वक्त था। मैं सोने ही लगी थी कि चचा मेरे कमरे में आए। उनके हाथ में स्ट्रॉबेरी शेक था। उन्होंने शेक का ग्लास मेरी तरफ बढ़ाया और बोले, भतीजी देखो, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी शेक लाया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? मैं हैरत से चचा की तरफ देख रही थी। 2 दिन से चचा को क्या हुआ है, हर किसी पर मेहरबान हो रहे थे। मैंने ग्लास लेकर बेड की साइड टेबल पर रखा और बोली, शुक्रिया चचा, थोड़ी देर तक पी लूंगी। चचा ने कहा, नहीं, मेरे सामने पियो भतीजी, और बताओ तुम्हें कैसा लगा। मैंने कहा, चचा अभी मैंने 2 ग्लास पानी पी लिया है, इसीलिए शेक पीने का मजा नहीं आएगा। थोड़ी देर तक आप आइएगा तो मेरा ग्लास आपको खाली मिलेगा। चचा मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो ये बात है। फिर मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले, जीती रहो, मैं चलता हूँ, शेक जरूर पी लेना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। चचा कमरे से चले गए। मैं उठी, ग्लास लिया और अटैच बाथ में चली गई। मैंने सारा शेक सिंक में डाल दिया और ग्लास वापस टेबल पर रख दिया। मुझे चचा की हरकतें बहुत मशकूक लग रही थी। उस दिन के बाद अम्मी भी मेरे साथ बात नहीं कर रही थी। आधी रात हो चुकी थी और मैं जाग रही थी। कदमों की आहट सुनाई दी तो कोई मेरे कमरे की तरफ आ रहा था। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली कि जैसे मैं सो रही हूँ। किसी ने दरवाजा खोलकर शायद मुझ पर नजर डाली और दोबारा दरवाजा बंद कर दिया। मैं सोच रही थी कि उठकर देखूं कि इस सियस्ता में बाहर से आवाज आई। बहुत अजीब आवाज थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर देखा। गुस्से से मेरा दिमाग घूम गया। चचा क्या करते फिर रहे थे? चचा घर से बाहर निकले। घर की पिछली तरफ एक सर्वेंट क्वार्टर भी था। चचा ने अम्मी के मुंह पर हाथ रखा हुआ था और अम्मी को जबरदस्ती खींचते हुए सर्वेंट क्वार्टर में लेकर जा रहे थे। मैं भी दबे पांव चचा के पीछे चल पड़ी। चचा अम्मी को लेकर क्वार्टर के अंदर दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं क्वार्टर के बाहर पहुंची और कान लगाकर बातें सुनने लगी कि अंदर क्या हो रहा है। चचा ने अम्मी के मुंह को कपड़े से बांधा और कुर्सी पर बिठा दिया। कमरे में कोई और भी मौजूद था। चचा ने कहा, जल्दी मुझे रस्सी पकड़ाओ। चचा ने अम्मी को रस्सी से बांध दिया और बोले, फिर वो बोलते ही चले गए और मैं उनकी मुजरिमाना बातें सुनकर हैरान होती चली गई। चचा ने कहा, शहनाज बीबी, घर में ये जो भी माल और दौलत तुम देख रही हो, इस आसाइश के मजे ले रही हो ना, सब मेरी मेहनत की वजह से है। तुम ये समझती रही कि तुम्हारे शौहर और ससुर मिलकर जो सुपर स्टोर चला रहे हैं उसकी वजह से ये आराम और आसाइश है। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि सच तो यह है कि आजकल हलाल की कमाई से बंदा अपने लिए जरूरत से ज्यादा 2 जोड़े नहीं बनवा सकता। अब सिर्फ गाड़ी लेना रह गई है। तुम्हारे जाते ही मैं वो भी ले लूंगा। अफसोस कि तुम उस गाड़ी के मजे नहीं ले सकोगी। इसके बाद चचा ने एक कागज और पेन अम्मी के सामने रखा और बोले कि देखो, अगर तुम्हें ये पता चल ही गया है कि मेरी कमाई का कौन सा जरिया है तो तुम्हें इसे अपने तक रखना चाहिए था, मगर तुम तो फौरन ही सबको बताने के लिए चल पड़ी। मैंने तो तुम्हें ये भी ऑफर दी कि मुझसे शादी कर लो। अपने भाई की बेवा से शादी करने से मुझे कोई एतराज नहीं, मगर भाभी के तो मिजाज ही 7वें आसमान पर होते हैं। प्यारी भाभी, मैंने आपका पक्का इंतजाम कर दिया है। आप इस कागज पर लिखेंगी कि आप अपने आशना के साथ घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हैं। जाली तस्वीरें तो पहले ही मेरे पास हैं। खत के साथ सबूत मैं सबको दिखा दूंगा, मगर अब आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा। इसके बाद चचा के साथ ने अम्मी का मुंह खोल दिया और अम्मी चिल्लाई, अब्बास, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे अपनी भाभी के साथ ये सब करते हुए जरा भी हया नहीं आ रही? चचा ने कहा, भाभी, तुमने खुद ही तो कहा था कि मुझ में हया नहीं। तो नहीं है, तुमने सिर्फ 2 लाइनें लिखकर साइन ही तो करना है। अम्मी ने कहा, मुझे जान से मार डालो मगर मैं ये नहीं करूंगी। चचा ने कहा, जान तो भाभी मैं पहले ही ले लेता,
मगर ये मेरा एहसान है कि तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। आज मेरा सारा माल यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और तुम उस माल के साथ शिफ्ट हो जाओगी। ये कहकर चचा ने अम्मी को खोल दिया और कहने लगे, मैं कह रहा हूँ खत लिखो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मोबाइल मेरे पास था, लेकिन अगर अम्मी किसी को फोन करती तो चचा मेरी आवाज सुन लेते। मैंने कमर को इमरजेंसी का मैसेज टाइप किया और मोबाइल साइड पर छुपा दिया। मैंने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला था। मैं अंदर दाखिल हुई। चचा हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे, मगर मैंने चचा का कोई लिहाज नहीं किया और चचा को जोरदार धक्का दिया और वो दूर जा गिरे। चचा इसके लिए तैयार न थे। मैं चिल्लाई, अम्मी जल्दी बाहर आए। अम्मी और मैं कमरे से बाहर भागे। चचा ने अपने साथी को आवाज दी, देख क्या रहे हो, पकड़ो इन्हें। चचा का साथी हमारी तरफ भागा कि इतने में हम कमरे से बाहर निकल आए। हमने दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजा खोलने के लिए जोर लगाने लगा। हमने भी कुंडी लगाने में कामयाबी इख्तियार कर ली। इतने में चचा उठकर दरवाजे के पास आए और चिल्लाए, भतीजी दरवाजा खोलो वरना तुम्हारी माँ की तस्वीरें सबको दिखा दूंगा। मैंने कहा, आप वो तस्वीरें पूरे शहर में बांट दें, मुझे परवाह नहीं। मैंने पुलिस को 15 पर फोन कर दिया था। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच गई। चचा और उनका साथी गिरफ्तार कर लिया गया। चचा स्मगलिंग का कारोबार करने लगे थे। वो इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करने के माहिर हो चुके थे, और जब अम्मी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो वो अम्मी के ही दुश्मन बन गए। अम्मी को रोकने के लिए उन्होंने सोती हुई अम्मी की तस्वीरें बना ली और उनके गैर मर्द के साथ एडिटिंग कराकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे और अम्मी पर ये इल्जाम लगाकर उनके बाल काटने लगे कि वो घर की इज्जत खराब कर रही हैं। सलाम है मेरी माँ के सब्र को कि कैसे उन्होंने ये सब बर्दाश्त किया। हराम की कमाई होती ही ऐसी है, आंखों से शर्म और हया सब छीन लेती है।